हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सरोज यादव और आपका अपना चैनल एजुकेशन TWS पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने 56 क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज हम देखेंगे 57 से। ये सारे PYQ क्वेश्चन हैं। तो जितने भी क्लास यूट्यूब पे अपलोड हो रही हैं, इन सारी क्लासों को देखिए। और आप देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ साथ आपका क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके मुझे बताइए। तो डियर स्टूडेंट, चलिए आज के 57 से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है 57 है। क्वेश्चन है कि ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी किलो कैलोरी, सी किलो जूल और डी कैलोरी। ठीक है, तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका कि ऊर्जा मापने की जो अंतरराष्ट्रीय इकाई है उसको जूल कहा जाता है। ठीक है, तो 57 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ी सी इसकी व्याख्या के बारे में जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट, किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय इकाई जो है किसी पदार्थ की मात्रा या संख्या है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है। माप की अंतरराष्ट्रीय इकाई को सिस्टम इंटरनेशनल यानी SI इकाई के रूप में भी संक्षिप्त किया जाता है। यानी कि जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसको संक्षिप्त रूप में SI कहा जाता है। तो ऊर्जा मापने की जो अंतरराष्ट्रीय इकाई है वो जूल है। एक जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई जूल हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि ICMR N9N 2020 RDS साड़ी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए 30 ग्राम, बी 35 ग्राम, सी 25 ग्राम, डी 40 ग्राम। तो आप फटाफट आंसर करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा कि 30 ग्राम। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ICMR NIN 2020 की जो RDA यानी RDA को रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहते हैं, जो अनुशंसित आहार भत्ता कहलाता है। तो RDA साड़ी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन 30 ग्राम मात्रा निश्चित की गई है। फाइबर अनाज, फलों और सब्जियों आदि में पाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है 59 क्वेश्चन है कि भोजन पकाने की खदकाना, जिसको सिमरिंग विधि भी कहते हैं, तो खदकाना सिमरिंग विधि में तापमान होता है। ठीक है, तापमान होता है। तो ऑप्शन ए है 42 से 99 सेल्सियस पे, बी है 65 से 75 सेल्सियस पे, और सी ऑप्शन है 729 से 85 सेल्सियस पे, और ऑप्शन डी हमारा है कि 80 से 45 सेल्सियस पे। ठीक है, तो हम आंसर करेंगे कि भोजन पकाने की खदकाना सिमरिंग विधि में तापमान होता है, कितना होता है, तो हमारा हो जाएगा 82 से 99 सेल्सियस पे। ठीक है, तो खदकाना जो सिमरिंग विधि है, इस विधि में तरल भोज्य पदार्थ को उबालने के लिए गर्म किया जाता है। फिर उसके भाप सॉरी फिर उसके ताप स्रोत को कम स्थिर तापमान पर कर दिया जाता है ताकि लगातार उबाल आ जाए। इस विधि यानी सिमरिंग में जो है तापमान 82 से 99 सेल्सियस होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। 60 क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था। ऑप्शन ए 1929, ठीक है, बी है
1976, सी 1955, डी 2006 में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है ये किस सन में लागू हुआ था? तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है सन 1929 में लागू हुआ था। इस अधिनियम में लड़कियों की विवाह की आयु जो है 14 वर्ष बताई गई और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसे स्वतंत्रता के बाद संशोधित किया गया। सन 1978 में संशोधित कर लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था। ठीक है, तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है 1929 में लागू की गई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं। ऑप्शन ए है क्वाशियोरकर कहते हैं, बी है मैरास्मस कहते हैं, सी है रक्ताल्पता कहते हैं और डी है कि उपयुक्त सभी कहते हैं। फटाफट आंसर करेंगे स्टूडेंट। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये चम्मच की आकृति के नाखून लक्षण होता कैसे है। तो डियर स्टूडेंट, रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज की संख्या या हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। तो यह शरीर में मुख्यतः आयरन यानी Fe कहा जाता है आयरन को। तो आयरन की कमी के कारण होता है रक्त अल्पता या जो एनीमिया है। तो एनीमिया को चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली जो बीमारी है रक्त अल्पता यानी एनीमिया में होती है। तो हमारा 61 का आंसर करेक्ट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? ऑप्शन ए हाइजीन, ऑप्शन बी स्वस्थ एवं जन स्वास्थ्य, ऑप्शन सी प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ और डी ऑप्शन है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के नाम से। बताइए किस नाम से प्रख्यात है? तो डियर स्टूडेंट, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान जो है स्वस्थ एवं जन स्वास्थ्य के नाम से विख्यात है। तो 62 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसका प्राथमिक ध्यान स्वास्थ्य या स्वास्थ्य देखभाल पर होता है उन्हें ही तो हम स्वास्थ्य विज्ञान कहते हैं। तो वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान को स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य विज्ञान भी कहा जाता है। यह जो है रोग से बचने, जीवन का विस्तार करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का विज्ञान और कला दोनों है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि बहुद्देशीय भोज्य, ये भोज्य है, बहुद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? ठीक है, ऑप्शन ए NIN हैदराबाद, ऑप्शन बी CFRTRI कैमूर ने और ऑप्शन सी है कि ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फटाफट आंसर करेंगे। तो आंसर ये हमारा हो जाएगा कि जो बहुद्देशीय भोज्य पदार्थ है उसको CFRTRI मैसूर ने विकसित किया था। तो 63 का हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फोटोमेट्री, बी ज्यामिति, सी तापमान, डी कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो फटाफट आंसर करेंगे कि ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं। तो उसको कैलोरीमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन ए 6 किलो कैलोरी, बी है 4 किलो कैलोरी, सी है 7 किलो कैलोरी और डी है 9 किलो कैलोरी। तो डियर स्टूडेंट, 1 ग्राम वसा के दहन से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है
और बता दीजिए कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितना ग्राम कैलोरी मिलता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी मिलता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ठीक है? तो 1 ग्राम वसा के दहन से हमें 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है साल के अंत में, बी है साल के मध्य में, सी है साल की शुरुआत में और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, संतुलित आहार की तालिका की अवधारणा जो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि यह हमें अपने पोषण सेवन को व्यवस्थित रखने की अनुमति देता है, जो स्वास्थ्य अधिकारियों और पोषण विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित एक अनुशंसित आहार भत्ते को पूरा करता है। तो संतुलित आहार तालिका जो है साल के अंत में बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 67 कि साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए एलडीएल, बी है एचडीएल, सी, ये ऑप्शन सी मिस्टेक है, यहाँ पे डी रहेगा। ठीक है, डी, वी एल डी एल। ठीक है, और डी है काइलोमाइक्रॉन। तो साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, तो वो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलडीएल को हम हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि एलडीएल जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम घनत्व वाले होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, लिपोप्रोटीन वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यह वसा कुछ स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है जैसे कि दिल का दौरा, हार्मोनल असंतुलन इत्यादि सारा पैदा करता है। तो ये हमारा हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो 67 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि कैनफरन आहार का प्रयोग होता है। ठीक है, पहला है अल्सर में, दूसरा है मधुमेह, सी है उच्च रक्तचाप और डी है टाइफाइड। तो कैनफरन आहार जो है इसको जानेंगे कि ये कैनफरन आहार क्या होता है। तो कैनफरन आहार में आयरन और विटामिन के अलावा चावल, चीनी और फल शामिल होते हैं। इनमें कम कैलोरी, वसा और नमक वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। तो कैफनर आहार की सेवन की सलाह जो है हम उच्च रक्तचाप में देते हैं। तो कैम्फनर आहार का प्रयोग जो है उच्च रक्तचाप के लिए होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी लौह तत्व एवं कैल्शियम, ऑप्शन सी लौह तत्व और ऑप्शन डी कैल्शियम। ठीक है, तो राजमा में उपस्थित जो ऑक्सलेट एवं फाइटेट होते हैं ये किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं, तो ये लौह तत्व और कैल्शियम को अवरोधित करते हैं। ठीक है, तो 69 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, फाइटेट बीजों में जो प्राथमिक फास्फोरस भंडार होता है ये लौह और जिंक जैसे खनिजों से जुड़े जाते हैं और शरीर को उन्हें अवशोषित करने से रोकते हैं। तो ऑक्सलेट और फाइटेट की उपस्थिति भोजन में यानी उपस्थिति के कारण लौह का अवशोषण और उपयोग कम होता है। तो राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट और फाइटेट लौह तत्व और कैल्शियम की उपलब्धता को अवरोधित करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि डिब्बा बंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा रहता है। ऑप्शन ए एग मार्क का, बी आईएसआई, सी एफपीओ और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको भी पता होगा कि डिब्बा बंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा रहता है उसको एफपीओ चिन्ह जो है लगा रहता है। तो हमारा ऑप्शन 70 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, एफपीओ का विस्तृत रूप है फूड प्रोडक्शन ऑर्डर है।
एफपीओ मार्क खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पैकेज्ड फूड, बेवरेज, जैम, स्क्वैश, जेली, अचार आदि शामिल होते हैं। तो एफपीओ गारंटी देता है कि उत्पाद एक सैनिटरी खाद्य सेटिंग से निर्मित एवं मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। तो अब एफपीओ को एफएसएसएआई यानी फसाई, एफ एस एस ए आई, ठीक है, फसाई ने निरस्त कर दिया है। तो अब एफपीओ को एफएसएसएआई के नाम से जाना जाता है। तो डिब्बाबंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा रहता है तो वो एफपीओ का लगा रहता है। तो 70 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि गेहूं का चोकर उसके किस स्तर में होता है। ए ऑप्शन है इपीडर्मिस, बी ऑप्शन है एम्ब्रियो और सी ऑप्शन है एंडोस्पर्म और डी ऑप्शन है पेरिकॉर्म। तो गेहूं का चोकर उसकी किस परत में होता है, तो पेरिकॉर्म में होता है। तो डियर स्टूडेंट, गेहूं का चोकर उसकी बाहरी परत यानी कि पेरिकॉर्म में होता है। यह पोषक तत्वों और फाइबर से भरपूर होता है। इससे पेट में कब्ज नहीं होता। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार होता है। तो इसलिए 71 यानी 71 का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट आइडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण खाली स्थान अभिसूचक कहलाता है। ए ऑप्शन है फल कहलाता है, बी दुग्ध, सी वनस्पति और डी ग्लाइसेमी। ठीक है, तो प्रश्न हमारा 72 क्या कह रहा है, कह रहा है कि संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट एंडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण और खाली स्थान अभिसूचक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये हमारा ग्लाइसेमिक कहलाता है, ग्लाइसेमिक अभिसूचक कहलाता है। ठीक है, तो 72 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि विराम अवस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है। ऑप्शन ए आधारभूत उपापचय, बी कैलोरी, सी जूल, डी कैलोरी मिष्टी। ठीक है, तो विराम अवस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा जो है ये आधारभूत उपापचय कहलाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आधारभूत उपापचय यानी कि बीएमआर, बीएमआर का मतलब होता है कि ब्लड मेटाबॉलिक रेट, वह कैलोरी है जो आपका शरीर आराम करते हुए जलाता है, बर्न करता है। तो यह ऊर्जा की वह मात्रा है जो मानव शरीर को विराम अवस्था में रखने, कार्यशील रखने, सांस लेने और रक्त पंप करने के लिए जरूरी होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ये है ये सत्य है, ऑप्शन बी विवादित, ऑप्शन सी असत्य है और ऑप्शन डी है संबंधित नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, स्थूल खाद्य के अंतर्गत गेहूं, जौ, सब्जियों, फलों आदि के अघुलनशील रेशे शामिल होते हैं जो मल में भार बढ़ाकर कोलोनिक स्नेहल और पारगमन में सहायता करते हैं। तो ये स्थूल खाद्य बड़ी आंत में पाए जाते हैं। ये स्थूल खाद्य जो है अपशिष्ट पदार्थ को बड़ी आंत से मलाशय तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो ये बात बताइए सत्य है, असत्य है, विवादित है या संबंधित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन ए ये बात जो है बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो 74 का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 75 कह रहा है कि अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे खाली स्थान अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ऑप्शन ए है गैर आवश्यक कहलाते हैं, ऑप्शन बी है आवश्यक कहलाते हैं, सी है आंशिक और डी है साधारण। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मानव शरीर में 20 अमीनो अम्ल होते हैं जिसमें 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जिसे इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं
और इनका संश्लेषण जो है शरीर नहीं कर सकता, इन्हें बाहर से ग्रहण किया जाता है। बाकी जो शेष 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं जिन्हें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, तो जिनका संश्लेषण शरीर करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे क्या कहलाते हैं, गैर आवश्यक या आवश्यक। ठीक है, बताइए। तो डियर स्टूडेंट, जिनका संश्लेषण शरीर नहीं करता है वे आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि खाली स्थान घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए लैक्टोज, बी है माल्टोज, ये माल्टोज है, माल्टोज, ये माल्टोज। ठीक है, और सी है सुक्रोज और डी है डेक्सट्रोज। फटाफट आंसर करेंगे कि घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है। तो डियर स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। सुक्रोज हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला एक सामान्य शर्करा है। यह फ्रक्टोज और ग्लूकोज की एक उप इकाई से बना होता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सुक्रोज कहते हैं। घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम जो है वो सुक्रोज है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, कह रहा है खाली स्थान कि पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर टिकता है। इस खाली स्थान में क्या भराएगा? हमारा ऑप्शन ए है वसा, बी है जल और सी है प्रोटीन और डी है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जो वसा युक्त भोजन है, तो वसा युक्त भोजन करने से पेट भरा हुआ होता है, क्योंकि वे जठरांत्र संबंधी मार्ग से निकलने वाले अंतिम पोषक तत्व होते हैं। इस प्रकार वसा के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर तक टिकता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 77 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर तक टिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि पेलाग्रा खाली स्थान की कमी है। ठीक है, पेलाग्रा की कमी है। ऑप्शन ए आयोडीन की कमी है, बी है थियामीन की, सी है नाइसिन की और डी है राइबोफ्लेविन की। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, पेलाग्रा नामक बीमारी जो है नियासिन के कमी के कारण होता है। नियासिन को बताइए और किस नाम से जाना जाता है, फटाफट आंसर करिए। नियासिन को किस विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? तो नियासिन को B3 विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो पेलाग्रा के प्रमुख लक्षण जो है मनोभ्रंश, दस्त होना, त्वचा रोग, ये जो आदि होते हैं, इसे ही हम नियासिन कहते हैं। तो पेलाग्रा जो है नियासिन की कमी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि हीमोग्लोबिन बनने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन ए कैल्शियम, बी प्रोटीन, सी वसा और डी लोहा। ठीक है, तो ऑप्शन फटाफट बताइए। हीमोग्लोबिन बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये तो सिंपल सी बात है, सभी को मालूम होगा कि हीमोग्लोबिन बनने के लिए लोहा, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोहा की आवश्यकता होती है। तो डियर स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लौह यानी आयरन की आवश्यकता होती है। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन ले जाता है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड यानी अपशिष्ट पदार्थ को हटा देता है। तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो आयरन यानी हीमोग्लोबिन बनने के लिए लोहा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन 79 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है खाली स्थान फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है। ऑप्शन ए है बाटलिंग, बी है ब्लेंचिंग, सी है कवरिंग और डी है फ्रीजिंग। फटाफट आंसर करेंगे। फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की जो विधि है उसे हम ब्लांचिंग विधि कहते हैं।
ठीक है, ये ब्लीचिंग हो गया है, ये ब्लांचिंग है। ठीक है, ब्लांचिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ब्लांचिंग जो है खाना पकाने की एक प्रक्रिया है। इस पद्धति में फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप के साथ उपचारित किया जाता है। घरेलू रसोई और खाद्य व्यवसाय दोनों में ब्लांचिंग एक पूर्व उपचार विधि है। तो याद रखिएगा, 80 का हमारा ऑप्शन बी ब्लांचिंग विधि कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 81 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को खाली स्थान द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है। ऑप्शन ए CFTRI, ऑप्शन बी WHO, और सी है NIN, और डी है यूनिसेफ। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि CFTRI द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, जो बहुउद्देशीय भोजन है वो CFTRI द्वारा तैयार किया जाता है। डियर स्टूडेंट, भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को CFTRI यानी कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CFTRI द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है। तो CFTRI का मुख्यालय कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक में है, ये भी याद रखिएगा। तो हमारा 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि खाली स्थान को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। ऑप्शन ए रागी को, बी है गेहूं को, सी है ज्वार को, डी है बाजरा को। तो फटाफट आंसर बताएंगे कि किसको जो है गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, रागी, ज्वार, बाजरा भारत में उगाए जाने वाले एक प्रमुख मोटे अनाज है। रागी में लौह, कैल्शियम और अन्य जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कम लागत और उच्च पोषण मान के कारण इसे गरीबों का दूध कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के 82 क्वेश्चन। और आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर स्टूडेंट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके साथ और आपके सहयोग से आगे बढ़ना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो कैसी लगी ये एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमको पता चलेगा कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।